हेलो दोस्तों। तो आज की स्टोरी लेकर आ गया आपके सामने। आज की स्टोरी में काफी नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, काफी नए रूल्स समझने वाले हैं ग्रामर के। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइंस है चेंजिंग पार्टनर्स ऑन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड हिज रिकरेंट पॉलिटिकल समरसॉट्स। पॉलिटिकल समरसॉट्स, चेंजिंग पार्टनर्स। जब आप कहते हैं चेंजिंग पार्टनर्स तो यहाँ चेंजिंग एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, बदलते हुए पार्टनर्स। कैसे पार्टनर्स? बदलते हुए पार्टनर्स, चेंजिंग पार्टनर्स। ओके, तो ये आईएनजी पार्टिसिपल के तौर पे यूज हो रहा है, एक एडजेक्टिव के तौर पे, चेंजिंग पार्टनर्स। और पॉलिटिकल समरसॉट्स, समरसॉट्स उस कलाबाजी को कहते हैं, आप उछल करके हवा में जाते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, फिर वापस गिरते हैं, पैर नीचे सिर ऊपर, खड़े हो जाते हैं, इसी को कहते हैं समरसॉट। आगे की तरफ पीछे की तरफ समरसॉट्स करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार फिजिकली समरसॉल्ट करने लायक हैं इस उम्र में? बिल्कुल नहीं। ये पॉलिटिकल समरसॉल्ट है उनका। और समरसॉल्ट यहाँ पर फिगरेटिवली यूज किया जा रहा है। इस तरह से जब आप एक वर्ड की लिटरल मीनिंग जानते हैं तो आप अपने इमेजिनेशन को यूज करके उस वर्ड के फिगरेटिव मीनिंग को समझ सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है वो जो पॉलिटिकल कलाबाजी खा रहे हैं, यानी कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं, इसी को पॉलिटिकल समरसॉल्ट्स कहा गया है। तो इसी के बारे में है ये आर्टिकल। आगे देखिए। नीतीश कुमार अनएडिफाइंग वोल्टे फेसेस आर एन इंसल्ट टू वोटर्स ऑफ बिहार। नीतीश कुमार का जो अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, अनप्लेजेंट, जो देखने में एकदम अच्छा ना लगे, अनप्लेजेंट, मतलब महसूस हो बहुत बुरा। ओके, तो नीतीश कुमार अनएडिफाइंग वोल्टे फेसेस, वोल्टे फेसेस फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है यू टर्न। जो यू टर्न लेते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, इसको यू टर्न कहेंगे। वोल्टे फेसेस फ्रेंच टर्म है। Nitish Kumar's unedifying volte-faces are an insult to voters of Bihar. उनका ये जो घटिया सा बदनुमा उनका जो यू टर्न है वो एक इंसल्ट है वोटर्स ऑफ बिहार के लिए। तो नीतीश कुमार के एक्शन के लिए काफी क्रिटिकल होने वाला है ये एडिटोरियल। आप शुरुआत से ही समझ चुके हैं जिस तरह की वोकैबुलरी यूज की गई, अनएडिफाइंग वोल्टे फेसेस, इसका मतलब हो गया अनप्लेजेंट यू टर्न्स। ओके, तो न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज करने वाली है इनको, नीतीश कुमार को, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं डिटेल्स में क्या लिखा है इन्होंने। और काफी मैंने अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिए एक्चुअली उन वर्ड्स और फ्रेजेस को जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी। आप जानते हैं इनफिडेलिटी वर्ड कहाँ से आता है? इनफिडेलिटी वर्ड आता है इनफिडेल से। इनफिडेल कहते हैं ऐसे इंसान को जो भरोसा तोड़ता है। इनफिडेल एक एडजेक्टिव है इनफिडेल, और एक नाउन के तौर पे भी काम करता है इनफिडेल। ओके, तो इनफिडेलिटी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो क्वालिटी जिससे, जिसकी वजह से आप इनफिड, या वो एक्ट ऑफ बीइंग एन इनफिडेल इज कॉल्ड इनफिडेलिटी। तो बेवफाई, इनफिडेलिटी को अगर हिंदी में उर्दू में बोलेंगे तो बोलेंगे बेवफाई, इनफिडेलिटी। आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी है ये सेक्सुअल इनफिडेलिटी नहीं है। आप इनफिडेलिटी के पहले कुछ और भी एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। इमोशनल इनफिडेलिटी, सेक्सुअल इनफिडेलिटी जिसको कॉमन टर्म में इनफिडेलिटी बोला जाता है, यहाँ बोला जा रहा है आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी। मतलब बेवफाई आइडियोलॉजी के मामले में, कभी अपने आइडियोलॉजी को छोड़ देना, दूसरी आइडियोलॉजी के साथ हो जाना, आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी। आप समझ गए इस टर्मिनोलॉजी को? Ideological infidelity is not a rare affliction. Affliction word आता है afflict से। afflict, afflict verb है, affliction noun है। ऐसे कई words आप जानते होंगे जो verb के बाद tion लगा करके noun बन जाते हैं, जैसे translate, translation, right? Pronounce, pronunciation। वैसे ही afflict, affliction। तो affliction किसको कहते हैं? तो afflict कहते हैं कोई बीमारी आपको afflict करती है तो वो बीमारी आपको हो जाती है, right? तो if a disease afflicts you, or if a symptom afflicts you, or if a problem afflicts you, तो आप उससे सफर करते हैं, राइट? तो एफ्लिक्शन उन सिचुएशन को कहेंगे, उन चीजों को कहेंगे जो आपको परेशान करती हैं। जैसे पोवर्टी इज अ बिग एफ्लिक्शन, कॉमन एफ्लिक्शन। मतलब पोवर्टी एक ऐसी चीज है जिससे कई लोग सफर कर रहे हैं, तो पोवर्टी इज एन एफ्लिक्शन। इलिटरेसी इज एन एफ्लिक्शन एज वेल। आप लिख पढ़ नहीं सकते, ये भी एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप सफर करते हैं, जिससे आपका नुकसान होता है, जिससे आपको मुश्किलें होती हैं। तो इलिटरेसी इज ऑल्सो एन एफ्लिक्शन। तो मैल न्यूट्रिशन इज एन एफ्लिक्शन। अगर आपको खाना सही नहीं मिलता है वो भी एक एफ्लिक्शन है। तो यहाँ कहा जा रहा है
कि आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट अ रेयर एफ्लिक्शन, ये कोई रेयर एफ्लिक्शन नहीं है, बहुत कॉमन है। यानी कि आइडियोलॉजी को त्याग देना ये बहुत कॉमन है। आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट ए रेयर एफ्लिक्शन, इज अ कॉमन एफ्लिक्शन अमंग करियर पॉलिटिशियंस, उन पॉलिटिशियंस के बीच जो पॉलिटिक्स को अपना करियर समझते हैं, राइट। आपने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे होंगे जहां एक इंसान ने अपनी आइडियोलॉजी पूरी तरह से त्याग दी होगी और दूसरी आइडियोलॉजी के साथ चला गया होगा फायदे के लिए। तो आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी इज नॉट ए रेयर अफ्लिक्शन अमंग करियर पॉलिटिशियंस। पहला सेंटेंस क्लियर है दोस्तों? बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन वोकैबुलरी की वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही थी, नहीं तो एकदम बेसिक सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल, बी वर्ब, ideological infidelity subject is verb, be verb, negative sentence is not a rare affliction among career politicians। आगे बढ़ते हैं। power, wealth and the many vices, क्या होते हैं vices? जो पर्सनालिटी में खराबियां होती हैं हमारे, उसको vices कहते हैं। जैसे greed, जैसे jealousy, जैसे pride, जैसे arrogance, हाँ, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? वाइसेस कहते हैं। तो कई वाइसेस है, खराबियां बोल सकते हैं आप हिंदी में, सिंपल वर्ड, खराबियां, बुराइयां, पर्सनालिटी की बुराइयां, वाइसेस। लालच सबसे बुरी बला है, कहते हैं ना, नो वाइस इज लाइक एवराइस, इस शायद इंग्लिश में एक इडियम है, मतलब सेइंग है, नो वाइस इज लाइक एवराइस, मतलब लालच से बुरी बला कोई नहीं, यानी सबसे बड़ी खराबी पर्सनालिटी की है ग्रीड। ओके, vices and the many vices that often motivate power, wealth and the many vices that often motivate political actors, जो अक्सर मोटिवेट करते हैं पॉलिटिकल एक्टर्स को, यानी पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिकल एक्टर्स मतलब पॉलिटिशियंस हियर, are not unfamiliar, these vices that often motivate political actors are not unfamiliar to Indian voters। ये मैं बहुत अच्छा हाईलाइट कर दूं, अनफेमिलियर टू इंडियन वोटर्स, इसका मतलब इंडियन वोटर्स इनसे अनजान नहीं है। ओके, फिर से पढ़िएगा। पावर, वेल्थ एंड द मेनी वाइसेस दैट ऑफन मोटिवेट पॉलिटिकल एक्टर्स, जो अक्सर पॉलिटिकल एक्टर्स को मोटिवेट करते हैं। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ मोटिवेट करता है ना, तो पावर चाहिए, पैसा चाहिए, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी खराबियां होती है। वाइसेस दैट ऑफन मोटिवेट पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिकल एक्टर्स मतलब पॉलिटिशियंस को जो मोटिवेट करती है। इन वाइसेस से इंडियन वोटर्स अनफेमिलियर नहीं है। ये जो आर यहाँ यूज हुआ है, आर नॉट, ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। पावर, वेल्थ एंड द मेनी वाइसेस आर नॉट अनफेमिलियर टू इंडियन वोटर्स, इसका मतलब इंडियन वोटर्स इनसे अनजान नहीं है। इंडियन वोटर्स जानते हैं कि क्या चीजें पॉलिटिशियंस को मोटिवेट करती हैं। इवन बाय दीज लो स्टैंडर्ड्स, इन लो स्टैंडर्ड्स के बावजूद भी, मतलब इनसे भी अगर देखा जाए कि भाई चलो ये तो सब तो यहाँ भारत में होता ही रहता है, लो स्टैंडर्ड्स है यहाँ पर, राइट। कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी पाला बदल लेता है, आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। आप कब सुनेंगे भाई कि हाँ ट्रंप आ गए डेमोक्रेटिक पार्टी में, या कोई जो बाइडेन चले गए हैं रिपब्लिकन पार्टी में? ये बहुत कम होगा, राइट। वो लोग का अलग मामला है, अपना प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम ये जो आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी है वो उतना कॉमन नहीं है उन देशों में। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत बहुत कॉमन है। इवन बाय दीज लो स्टैंडर्ड्स, अगर स्टैंडर्ड्स इतने लो भी हैं तो पर भी बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपीयर्स, वो दिख रहे हैं, टू बी प्लमिंग न्यू डेप्थ्स विद हिज रिकरेंट समरसॉल्ट्स। चलिए देखिए, मान लो कहा जाए आपको कि आपको 60 नंबर लाने हैं 100 में पास करने के लिए, तो स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए गए हैं, राइट। अब अगर कोई 55 लाता है, सॉरी, तो वो फेल कर जाता है, राइट। वो तो फेल करेगा 55 लाकर। नाउ आप क्या चाहते हैं कि ज्यादा लोग पास कर जाएं, तो क्या करते हैं आप पास मार्क को नीचे कर देते हैं, आप स्टैंडर्ड को नीचे सेट कर देते हैं कि चलो 40 जो लेके आ जाएगा वो पास कहलाएगा। तो अगर कोई 40 लेके आता है, 45 लेके आता है, पहले वो फेल होता, अभी वो पास कहलाएगा। तो आप अगर स्टैंडर्ड्स नीचे सेट करते हैं तो चीजें आसान लगने लगती हैं। 45 लाने वाला पास समझने लगता है अपने आप को, राइट। तो चूंकि हम लोग ने यहाँ स्टैंडर्ड्स इतने लो सेट कर रखे हैं, इन लो स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो, इवन बाय दीज लो स्टैंडर्ड्स, इवन बाय दीज लो स्टैंडर्ड्स, इतने लो स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो दिख रहे हैं और नीचे गिरते हुए।
प्लमिंग न्यू डेप्थ्स, ये एक इडियम है। प्लम द डेप्थ्स मतलब नीचे गिरना, मतलब कि बहुत खराब स्थिति में चले जाना। ठीक है, बहुत खराब स्थिति में चले जाना, प्लमिंग न्यू डेप्थ्स। यहाँ न्यू वर्ड नॉर्मली अक्सर नहीं दिखेगा आपको, नॉर्मली नहीं दिखेगा, होता है प्लमिंग द डेप्थ्स, प्लम द डेप्थ्स। ओके, दे आर, ओके फिर से बताता हूँ। मान लो एक कंपनी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है जिसके शेयर प्राइस चलिए 70 रुपए थे, ठीक है, और गिरते 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 10 रुपए पे आ गए। अब वो और नीचे चला गया है 3 रुपए पे, तो हम कहेंगे दे हैव प्लम्ड द न्यू डेप्थ्स, राइट। 10 रुपए से जाकर 3 रुपए पे और चला गया, दे आर प्लमिंग न्यू डेप्थ्स, मतलब और नीचे जा रहे हैं शेयर प्राइसेस। तो ये इस स्टैंडर्ड से भी वो काफी नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं विद हिज रिकरेंट समरसॉल्ट्स। ये जो बार बार जो पलटा मार रहे हैं ना, समरसॉल्ट कर रहे हैं ना, इससे और नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं वो। ही अपीयर्स टू बी प्लमिंग न्यू डेप्थ्स। डेप्थ जो है ना, नॉलेज के मामले में ही सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड होता है दोस्तों, राइट। लेकिन मोरालिटी के मामले में डेप्थ जो है ना, वो एक नेगेटिव कनोटेशन देता है। यानी कि अगर आप डेप्थ वर्ड यूज करेंगे, डीप वर्ड यूज करेंगे, तो आप फॉल वर्ड यूज करेंगे, तो मोरालिटी के सेंस में ये सारी वर्ड्स नेगेटिव कनोटेशन देती हैं। तो नीतीश कुमार नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। बहुत क्रिटिकल है, बहुत एक्सट्रीमली क्रिटिकल है ये जो राइटिंग है, ये जो एडिटोरियल स्टोरी है, ये काफी क्रिटिकल है नीतीश कुमार के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। ओके, कि स्टैंडर्ड्स इतना, इवन बाय दीज लो स्टैंडर्ड्स, हम लोग बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड से इनको नहीं चेक कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, लो स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो ये काफी नीचे गिरे, नई गहराइयां छू रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हैं। He has changed partners multiple times, present perfect कुछ भी नहीं बताने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप आसानी से समझते हैं। He has changed partners multiple times। अब यहाँ कॉमा देकर के with, यहाँ पर जो लिखा है, आप चाहे तो इसको एक नए सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो with क्लॉज आपका with फ्रेज लिखा है, with little more reasoning than satisfying his desire for power, आप चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको फुल स्टॉप डाल के, there is no more reasoning than just satisfying his desire for power। okay, कि और कोई वजह नहीं है, with little more reasoning मतलब कोई वजह नहीं है इसके अलावे, किसके अलावे, than satisfying his desire for power। ये सब लोग को दिख रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ पावर में बने रहना चाहते हैं। satisfying his desire for power, इसको छोड़ करके इनके पास और कोई रीजनिंग नहीं है, और कोई वजह नहीं है। विद लिटिल मोर रीजनिंग, कोई और वजह से नहीं कर रहे, लेकिन जब उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे बिहार के लिए जो सही हम वो कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाकी बाहर वालों को लग रहा है कि वो सिर्फ ही इज सेटिस्फाइंग हिज डिजायर फॉर पावर बाय चेंजिंग पार्टनर्स अगेन एंड अगेन। ही इज जस्ट सेटिस्फाइंग हिज डिजायर फॉर पावर दोस्तों। मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न, अच्छा अबाउट टर्न मतलब क्या होता है, जो पलटी मारते हैं ना उसी को अबाउट टर्न कहते हैं। ठीक है, इसको डू फ्रेज फ्रेज सीखिए, डू एन अबाउट टर्न, मेक एन अबाउट टर्न, इस तरह के कॉमन फ्रेजेस आपको इंग्लिश में दिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न, इनकी जो पलटी है, इनकी जो पलटी मारी, पलटी जो उन्होंने मारा है, ओके, मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न इन 2017, इन्होंने जो 2017 में पलटी मारी थी, मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न इन 2017 बिट्रेड, ये वर्ब हो गया सेंटेंस का दोस्तों। ओके, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न इन 2017, ये पूरा का पूरा यहां से हो गया सब्जेक्ट। अब जब मैं सेंटेंस सिखा रहा हूँ, वोकैबुलरी नहीं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए मैंने कलर चेंज कर लिया है। तो अभी क्या बोल रहा हूँ कि ये बिट्रेड जो है, ये आपका वर्ब है, सेंटेंस का वर्ब है, राइट, ये सेंटेंस का वर्ब है, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मिस्टर कुमार्स अबाउट यू टर्न इन 2017, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये बिट्रेड वर्ब है। इन मिस्टर कुमार के जो अबाउट टर्न था, यानी टर्न पलटी मारी थी, मैंने कहा अगर आप जा रहे हो रास्ते में और आप पलट के वापस आने लगे, तो आपने क्या किया, यू मेड एन अबाउट टर्न, यू मेड एन अबाउट टर्न। आप जा रहे, एक दिशा में जा रहे, आप पलट कैसे घूम के वापस आने लग जाए। ठीक है, मान लो आप घर से निकले एग्जाम देने के लिए, और रास्ते में आपको अचानक से याद आया कि अरे आपने अपना एडमिट कार्ड घर छोड़ दिया, तो यू मेक एन अबाउट टर्न एंड कम होम। ठीक है, तो आप ऐसे गाड़ी ऐसे घुमाएंगे, पलट के आ जाएंगे, बाइक ऐसे घुमाएंगे और घर आ जाएंगे, तो उसी घूमने को कहते हैं अबाउट टर्न। तो मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न इन 2017 बिट्रेड द मैंडेट ऑफ 2015, जो 2015 का मैंडेट था उसको बिट्रे किया।
तो बिट्रे समबडी, बिट्रे समथिंग, आपको अगर पता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो बिट्रे हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है। बिट्रे समबडी, बिट्रे समथिंग। उन्होंने 2015 उनके अबाउट टर्न ने, उनके पलटीबाजी ने, उन्होंने जो पलटी मारी थी उसने 2015 के मैंडेट को बिट्रे किया था, यानी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको उसके साथ विश्वासघात हुआ। 2015 के मैंडेट के साथ विश्वासघात हुआ। And in 2022 he betrayed the mandate of 2020, और 2022 में उन्होंने 2020 के मैंडेट को बिट्रे किया। देखिए जो डिक्शनरी, ये जो कहते हैं ना बिट्रे किया मैंडेट को, बैड मैंडेट को बिट्रे किया, मैं बहुत ज्यादा इनसे अग्री नहीं करता, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे बिहार राज्य की कहानी क्या है, यहाँ लोग कैसे वोट करते हैं। अगर मैंडेट कोई चीज होती हाँ, तो लोग लगभग फिक्स कर चुके हैं कि मेरा वोट इसको जाएगा, चाहे आज हो 2024 का 25 का इलेक्शन, 24 का इलेक्शन हो, चाहे 2017 का इलेक्शन देखे, चाहे 2015 का इलेक्शन देखे, लोगों ने अपना वोट लगभग फिक्स कर रखा है कि मेरा जात ये है, मैं फलाने को वोट दे रहा हूँ, लगभग लोगों ने फिक्स कर रखा है। तो क्या मैंडेट की बात करते हो आप बिहार में। चलो, he betrayed the mandate of 2020. In 2020, Mr. Kumar's Janata Dal United had won the election in alliance. ये सब आसान सेंटेंसेस है। 2020 में जो कुमार जी के जनता दल ने जीता था इलेक्शन, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यूज हो रहा है, had won the election in alliance with the भारतीय जनता पार्टी, इनके साथ मिल करके। ये आप हमेशा देखिए कि जब एक सेंटेंस लिखा होता है तो वर्ड से नहीं बना होता हम लोगों के लिए, हम लोग के लिए फ्रेजेस होते हैं। जैसे had won the election, मैंने इसको एक तरह से देखा, फिर मैं यहां देख रहा हूं इन अलायंस विद द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके 2020 में उन्होंने इलेक्शन जीता था। बट 2 years later, 2 साल बाद, ही ब्रोक फ्रॉम इट टू फॉर्म एन अलायंस विद द राष्ट्रीय जनता दल, अलायंस बनाने के लिए, टू फॉर्म एन अलायंस, अलायंस बनाने के लिए। इस तरह से आपको फ्रेजेस सीखने होंगे, एक वर्ड नहीं सीखना होगा, ठीक है। टू फॉर्म एन अलायंस, अलायंस बनाने के लिए, विद द राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ अलायंस बनाने के लिए उन्होंने ब्रेक कर लिया था इस बीजेपी वाले अलायंस से। ही ब्रोक फ्रॉम इट टू फॉर्म एन अलायंस विद राष्ट्रीय जनता दल एंड द कांग्रेस। दैट वाज अ क्लियर इंसल्ट ऑफ द मैंडेट, ये मैंडेट का क्लियर इंसल्ट था इनके हिसाब से, क्योंकि मैंडेट मिला था दूसरे गठबंधन को और ये दूसरे के साथ गठबंधन बनाए। दैट वाज अ क्लियर इंसल्ट ऑफ द मैंडेट। He has now made yet another turn. ये फ्रेज अच्छा है, yet another हमेशा यूज करेंगे। yet another victory, yet another problem, yet another turn, okay? तो yet another challenge, फिर से एक नया। yet लगाने से पता चलता है कि बार बार वाला। another turn ऐसा नहीं कि पहली बार। He has now made yet another turn, अब उन्होंने एक बार और पलटी मार ली है। yet यहाँ पर एक एडवर्ब है, ऑफ कोर्स, है ना, ये another के पहले yet another turn, जब भी आता है yet another, ओके, तो yet एक एडवर्ब है और एक बार फिर से एक टर्न मारा है, पलटी मारी है। He has made yet another turn, this time returning to the BJP led National Democratic Alliance, इस बार वापस जाते हुए मारा है, ये वापस गए और टर्न मारा है। Within the day, एक दिन के अंदर, उसी दिन के अंदर, he resigned as chief minister, claimed the post again, देखिए claim the post, claim the victory, claim भी एक अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब है, claim the post, claim the victory, claim something, okay? उन्होंने फिर पोस्ट को क्लेम किया, कहा कि हम फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। claim the post again with new partners and was sworn in, passive voice, उनको शपथ दिलाई गई, was sworn in again as chief minister। तो इस तरह से अगर आप फ्रेजेस पे ध्यान दोगे तो वोकैबुलरी सीखना आसान होगा। he was sworn in again as chief minister। only a few weeks ago, Mr. Kumar was fashioning himself as the leader of the anti-BJP opposition alliance। कुछ सप्ताह पहले, only a few weeks ago, Mr. Kumar was fashioning himself, अपने आप को दिखा रहे थे, अपने आप को बता रहे थे, अपने आप को साबित कर रहे थे। He was fashioning himself, okay? If you fashion something, fashion यहाँ verb है दोस्तों, right? If you fashion something, तो आपको चीज बनाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को कागज दे दो एंड दे विल फैशन ए हेलीकॉप्टर और प्लेन फ्रॉम इट और बोट फ्रॉम इट, ओके? तो फैशन करना मतलब बनाना, तो अपने आप को बना रहे थे, यानी दिखा रहे थे, राइट? मिस्टर कुमार वाज फैशनिंग हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ द एंटी बीजेपी अपोजिशन अलायंस।
वो अपने आप को दिखा रहे थे, एंटी बीजेपी जो अपोजिशन अलायंस इंडिया बनी थी उसका लीडर दिखा रहे थे, कन्वीनर के तौर पर उनका नाम अनाउंस होना था। इट माइट बी ट्रू, ये सही हो सकता है, दैट पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। अच्छा, बेड फेलोज को मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसको कर देना चाहिए था मुझे। बेड फेलोज, ऐसे तो बेड फेलोज से नाम ही समझ में आ रहा है कि जो बिस्तर में एक साथ होते हैं, बेड फेलोज होते हैं। क्लास फेलोज जो क्लास में एक साथ होते हैं, राइट। तो बेड फेलोज जो बेड में एक साथ होते हैं, एक साथ सोते हैं, बेड फेलोज। लेकिन यहाँ पर इस वर्ड का नेगेटिव तरीके से यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप क्यों जाकर उसके साथ सो गए, इंसल्ट करने के लिए बोला जाता है पॉलिटिक्स में, मतलब एक साथ आ जाना। जब दो लोग जिनको एक साथ नहीं होना चाहिए एक साथ आते हैं, है ना, बेड फेलोज। देखिए कश्मीर में क्या हुआ था, बीजेपी हमेशा से मुफ्ती महबूबा मुफ्ती को गाली गलौज करती थी, लेकिन वो साथ में पार्ट ये बनाई, गवर्नमेंट बनाई, तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये क्या है। तो स्ट्रेंज बेड फेलोज तो होते ही हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज, ये तो बात सच है। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। मेक्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिजल्ट इन, मतलब किसी चीज का कोई चीज रिजल्ट होना, जैसे मैं आपको बताता हूं। ओके, हाइब्रिड, हाइब्रिड जो बना है ये खेती में, उससे इट मेक्स फॉर बेटर ईल्ड्स, मतलब इससे रिजल्ट क्या हुआ, बेहतर उपज होने लगी है। जो किसान को जितना उपज होता था उससे ज्यादा होने लगा है, बिकॉज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, राइट। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं इसकी वजह से दे इट मेक्स फॉर बेटर ईल्ड्स। मैं और कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेक्स फॉर, ठीक है। एजुकेशन मेक्स फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, एजुकेशन मेक्स फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, इसका मतलब एजुकेशन रिजल्ट्स इन बेटर लाइफस्टाइल। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो लाइफस्टाइल लोगों की बेहतर होती है, राइट। तो पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज, पॉलिटिक्स जो है रिजल्ट करता है अक्सर स्ट्रेंज बेड फेलोज के तौर पे, यानी कई बार पॉलिटिक्स में आपको ऐसे लोग साथ आते हुए दिखेंगे जो एक साथ नहीं होते हैं, ये बात सच है। Politics makes for strange bedfellows, but Mr. Kumar has turned his acts of disloyalty into a familiar script. लेकिन इन्होंने तो अपने डिसलॉयल्टी के एक्ट को एकदम से एक जानी पहचानी कहानी बना दी है। Has turned his disloyalty into a familiar script. familiar जिसको आप जानते हैं, familiar, ओके। इसका फैमिली से लेना देना नहीं होता, ओके। कुछ लोग familiar वर्ड देखते हैं सोचते हैं फैमिली से रिलेटेड, नहीं। familiar मतलब जाना पहचाना। ये तो एक जानी पहचानी कहानी बना दी उन्होंने। इस बार कोई ज्यादा शौक नहीं लगा किसी को, राइट, क्योंकि वो सब लोग को आदत पड़ चुकी है कि नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, लोग कयास लगा रहे थे कि क्या करेंगे। ओके, मीनवाइल इसी बीच his claim of being a champion of good governance, his claim, उनका claim of being a champion, वो अक्सर बोलते हैं कि भाई सुशासन बाबू, उनका नाम रखा गया था, नीतीश बाबू नहीं, सुशासन बाबू। परशुराम अभी बुलाया जा रहा है उनको, लेकिन उसके पहले उनको सुशासन बाबू कहा जा रहा था, ठीक है। हिज क्लेम ऑफ बीइंग ए चैंपियन ऑफ गुड गवर्नेंस, उनका जो क्लेम है कि एक चैंपियन है गुड गवर्नेंस के, चैंपियन ऑफ समथिंग मतलब उस चीज के बारे में बात करने वाला, उस चीज को आगे बढ़ाने वाला। चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ाने वाला। चैंपियन ऑफ इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी को बढ़ाने वाला। तो चैंपियन ऑफ गुड गवर्नेंस वो क्लेम कर रहे थे अपने आप को। His claim of being a champion of good governance appears so distant, ये काफी डिस्टेंट प्रतीत होता है कि बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। इन द पास्ट, डिस्टेंट इन द पास्ट एंड कंप्लीटली अनफेमिलियर। अब जो है ना, इसको कोई महसूस नहीं कर पा रहा उनके इस क्लेम को कि वो सुशासन के लिए कर रहे हैं, इस बात से बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। Until the moment of the turnaround, इस पलटीबाजी, टर्न अराउंड मतलब समझते हैं कि स्थिति का उलटफेर, इस उलटफेर के आखिरी मोमेंट तक, अंटिल द मोमेंट ऑफ द टर्न अराउंड, अंटिल द मोमेंट ऑफ द टर्न अराउंड, टर्न अराउंड जब तक नहीं हुआ उस समय तक, द बीजेपी वॉज लाउडली प्रोक्लेमिंग, बहुत जोर जोर से प्रोक्लेम कर रही थी, घोषणा कर रही थी, चिल्ला के कह रही थी, वॉज लाउडली प्रोक्लेमिंग, क्या प्रोक्लेम कर रही थी, दैट इट वुड नेवर अगेन अलाइन विद मिस्टर कुमार, ये मिस्टर कुमार के साथ नेवर अगेन अलाइन करेगी। इट वुड नेवर अलाइन, वर्ब है, इट वुड नेवर अगेन अलाइन विद मिस्टर कुमार एंड द जेडीयू, दोनों के साथ कभी, जेडीयू के साथ, मिस्टर कुमार के साथ कभी अलाइन नहीं करेगी दोबारा। बीजेपी लगातार कह रही थी टर्न अराउंड के जस्ट पहले तक। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आइदर साइड, ये ग्रामर है यहाँ, आइदर साइड
दो साइड्स है ना, तो यहाँ आइदर के साथ सिंगुलर यूज करते हैं, अब बोथ के साथ प्लूरल यूज करते हैं, बोथ साइड्स बोलते, आइदर साइड बोलते हैं। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आइदर साइड, दोनों में से किधर से भी नहीं आया है कोई एक्सप्लेनेशन। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आइदर साइड, ओके, देयर इज नो प्रपोजल फ्रॉम आइदर साइड। ऐसे करके आप बात करते हैं, दो होता है ना, तो दो के लिए आप आइदर यूज करते हैं, खासकर नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम आइदर साइड, दोनों में से किधर से भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। ऑन देयर सडन चेंज ऑफ हार्ट, इनका जो अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ, चेंज ऑफ हार्ट, ये हृदय परिवर्तन का मतलब समझिएगा, चेंज ऑफ माइंड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, चेंज ऑफ माइंड बोलते हैं ये जब आपका इरादा बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ हार्ट यूज किया जा रहा है ज्यादा ये करने के लिए, इसको ड्रामेटिक दिखाने के लिए और इंसल्टिंग दिखाने के लिए। there is no explanation from either side on their sudden change of heart. Mr. Kumar had tried to corner the BJP. Corner the BJP. Corner यहाँ verb है, try to do something. तो मिस्टर कुमार हैड ट्राइड टू डू समथिंग, क्या कोशिश किए थे वो करने की? ही हैड ट्राइड टू कॉर्नर द बीजेपी को। अब बताओ, कॉर्नर को यहाँ पर जिस तरह से यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई बॉक्सिंग मैच देखे होंगे, तो उसमें जो जीतने वाला होता है या जीतता है, वो अक्सर क्या करता है, मार मार के उसको कोने में घुसा देता है, जहां पर उसके पास कहीं जाने के लिए ना रहे, उसके बाद उसको पंच करता है। तो जब भी आप अपने अपोजिशन को या ओपोनेंट को कॉर्नर कर देते हो, तो उसके पास लेफ्ट राइट जाने का जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि एक फाइट में जिस पे अटैक किया जा रहा है वो लेफ्ट राइट जाके भागना चाहता है, बचना चाहता है। जो आप उसको कॉर्नर कर देते हो, कॉर्नर में डाल देते हो, तो ना लेफ्ट जा सकता है ना राइट जा सकता है। तो टू कॉर्नर समबॉडी मतलब उसको मुश्किल में डालना, राइट। तो मिस्टर कुमार हैड ट्राइड टू कॉर्नर द बीजेपी, बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश की थी, इसका मतलब मुश्किल में डालने की कोशिश की थी। ऑन द क्वेश्चन ऑफ कास्ट, कास्ट के मामले में उन्होंने बीजेपी को मुश्किल में डालने की कोशिश की थी। ही ट्राइड टू कॉर्नर द बीजेपी, ओके, ऑन द क्वेश्चन ऑफ कास्ट। अब बीजेपी को कॉर्नर करने की कोशिश की थी किसी मुद्दे पे, कौन से मुद्दे पे? ऑन द क्वेश्चन ऑफ कास्ट। मैंने फ्रेजेस हाईलाइट की है ताकि आप लोग इंग्लिश को ज्यादा महसूस कर सको। और ये किस तरह से किया था? इन अलायंस विद द आरजेडी एंड द कांग्रेस। ये कैसे किया था? अलायंस के साथ किया था, आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस बना करके ये कोशिश की थी कि भाई उनको कास्ट के मुद्दे पे कॉर्नर किया जा सके, यानी कि मुश्किल में डाला जा सके। ओके, द सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार, जो भी कुछ दिन पहले आया था दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार, दैट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्डर्ड, जो उनके प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, ओके, डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ वाटरशेड मोमेंट। डिड नॉट टर्न आउट टू बी, ये साबित नहीं हो पाया। डिड नॉट टर्न आउट टू बी, क्या साबित नहीं हो पाया? ए वाटरशेड मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट साबित नहीं हुआ। अच्छा, वाटरशेड किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट तो हो गया, नो डाउट, वाटरशेड जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वाटरशेड कहते हैं कि ऐसा टाइम, ऐसा फेज, ऐसा पीरियड जहां लोगों के बिहेवियर बदल जाए, लोगों के सोचने का तरीका बदल जाए, दैट्स कॉल्ड वाटरशेड मोमेंट, वाटरशेड पीरियड, वाटरशेड टाइम, ओके, इस तरह से। अब वाटरशेड, सिंपली अब वाटरशेड भी बोल सकते हैं, जहां पर किसी इंसान के या किसी ग्रुप के सोचने का नजरिया बदल जाए। तो उन्होंने क्या सोच कर करा था कि लोग कास्ट के नाम पे एक दूसरे के साथ लड़ लेंगे, और बीजेपी का सबसे बड़ा जो ये है एडवांटेज है कि वो कहती है कि हिंदुओं यूनाइटेड रहो, कास्ट के नाम पे मत बटो, वो एक साथ रहो ताकि वोट कर सको, जो भी रहे, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ वाटरशेड मोमेंट। अगर मैं टर्न आउट का एग्जांपल दूं, ठीक है, द मूवी डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ हिट दैट द डायरेक्टर हैड expected or hoped. The movie did not turn out to be a hit. The movie did not turn out to be a hit, did not turn out to be a success that the director or the producer had hoped. तो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सोचा था वैसा मूवी साबित नहीं हुआ, ओके। तो टर्न आउट अक्सर होता है? तो और भी कई तरह से यूजेस होते हैं, मैं सारे यूजेस नहीं बताना चाहूंगा अभी, नहीं तो आप फंस जाओगे। यहाँ पर देख लो, द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्डर this survey of caste and it did not turn out to be a watershed moment as Mr. Kumar perhaps hoped. जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, आशा की थी, वैसा साबित नहीं हुआ। लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया थोड़े दिन के बाद, राइट। अभी एक्चुअली कुछ बात लोगों को समझ नहीं आ रही है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, कॉमन लोग, आपको समझ में नहीं आता ये चीज। दुनिया बदली है क्योंकि लोग बदले हैं, ठीक है, लोग बदल रहे हैं, पॉलिटिशियंस को भी बदलना होगा। अब इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी अपने लाइफ में अपने से दूसरे जाति, धर्म और लोगों के साथ मिल के रह रहा है,
तो आप सिर्फ उनके साथ उनको लड़वा कर उनका मामला उन तक छोड़ दीजिए, आप पॉलिसी मेकिंग करिए। आप मत कोशिश करिए कि उनके बीच आप फैसला कराएंगे, वो लोग हैंडल कर लेंगे अपने लाइफ की चीजें। आप सिर्फ पॉलिसी मेकिंग करिए, ऐसी चीजें डिसाइड करिए जिससे जिंदगी आसान हो। ये चीज लोगों का मैसेज है गवर्नमेंट्स को। इसीलिए विकास की बात इतनी ज्यादा होती है अभी पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो लोग अच्छी पॉलिसीज लेके आते हैं उनको ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो अब ये वाटरशेड मोमेंट साबित नहीं हुआ। वाटरशेड मैं समझा दिया, एक ऐसा टाइम जहां पर लोगों का बिहेवियर बदल जाए, लोगों के सोचने का तरीका बदल जाए, इसको कहते हैं वाटरशेड मोमेंट। ओके, जैसे 1857 वाज ए वाटरशेड इन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि 1857 में लोगों ने पहली बार महसूस किया कि नहीं, ये अंग्रेजों के साथ हमें नहीं रहना है, राइट, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब उसके बाद 90 साल लगे हमें आजादी लेने में बेसिकली, ठीक है। तो फिर आप बोल सकते हैं 1947 वाज ए वाटरशेड फॉर इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग आजाद हो गए, वहां से चीजें बदली हैं। आप कह सकते हैं 1971 को वाटरशेड इन पाकिस्तान, क्योंकि लोगों का वहां भी चीज ओपिनियन बदला। तो वाटरशेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है जहां बहुत सी चीजें पहले से अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने गौर किया था, वाटरशेड मोमेंट वो साबित नहीं हुआ। किस मामले में, आप फिर से समझने की कोशिश करना। वो लाए सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग अपने अपने कास्ट के बारे में बात करने लग जाएं, जो कि उसके पहले क्या चल रहा था, हिंदुत्व हिंदुत्व चल रहा था, राइट। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करेंगे तो वाटरशेड मोमेंट होगा ना, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इट डिडंट टर्न आउट टू बी अ वाटरशेड मोमेंट एज मिस्टर कुमार परहैप्स होप्ड। एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो गया, द बीजेपी फेल्ट इनसिक्योर इनफ। बीजेपी इनसिक्योर फील करने लगी इस वजह से, ठीक है। टू लुक फॉर ए रेप्रोशमा, ये वर्ड पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं, रेप्रोशमा। इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। लोकल बातचीत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज करते हैं। लुक फॉर अ रेप्रोशमा, ए रिकंसिलिएशन विद द जेडीयू। इनके साथ उन्होंने सोचा कि भैया ये तो मामला गड़बड़ा देंगे, चलिए इनके साथ जुड़ जाते हैं। विच कमांड्स कंसिडरेबल फॉलोइंग अमंग नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार। तो यादव का तो वोट आपको पता है, यादव का बैकवर्ड क्लासेस में यादव आते हैं, उनका वोट तो आपको पता है मेजोरिटी किधर जाता है, राइट। तो उनको पता था कि नॉन यादव वोट्स में एक कंसिडरेबल फॉलोइंग, कंसिडरेबल मतलब होता है बहुत अच्छा खासा, कंसिडरेबल, ओके। तो कंसिडरेबल फॉलोइंग है, मतलब कि इनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं नॉन यादव बैकवर्ड क्लासेस में बिहार में। एंड ये कमांड करते हैं इस कंसिडरेबल फॉलोइंग को। जेडीयू कमांड्स कंसिडरेबल फॉलोइंग, जेडीयू कमांड्स कंसिडरेबल फॉलोइंग, काफी बड़ी फॉलोइंग है इनकी नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लासेस में बिहार में। तो उन्होंने सोचा इनके साथ रिकंसिलिएशन हो जाए तो ये वोट्स हमारे हो ही जाएंगे, एनडीए के हो ही जाएंगे। द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या, और अयोध्या में जो राम टेम्पल खुला है, शुरू हुआ, द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या मार्क अ न्यू फेज ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन। इसने एक हिंदू कंसोलिडेशन का नया फेज शुरू किया है। मैंने कई बार कहा, मार्क को समझने के लिए आपको इसका सब्जेक्ट देखना होगा। marked a new phase. What marked a new phase? The opening of the Ram temple. Okay, the opening of the Ram temple in Ayodhya marked a new phase of Hindu consolidation. Consolidation मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है, कंसोलिडेट कर जाना, ठीक है। तो कंसोलिडेशन बिहाइंड द बीजेपी, बीजेपी के पीछे पीछे खड़ी हो गई है एक बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदुओं की। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। बट द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन। लेकिन जो पार्टी है यानी जो बीजेपी है, ये लगातार वॉच आउट कर रही है, यानी सतर्क है। वॉच आउट करना मतलब सतर्क होना। इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन, वॉच आउट फॉर समथिंग, यानी ये चीज हो ना जाए, ये चीज हो ना जाए। इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन। इरोजन पता है ना आप, सॉइल इरोजन से जानते हैं, मिट्टी कट जाती है, तो इरोजन ऑफ वोट्स बात कर रहे हैं, राइट, इरोजन ऑफ वोट्स। तो द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन, लगातार पार्टी सतर्क रहती है कि कहीं वोट न कट जाए। ट्रिगर्ड बाय कास्ट मोबिलाइजेशन, कास्ट मोबिलाइजेशन से कहीं कोई इरोजन ट्रिगर ना हो जाए, यानी वोट कटने ना लग जाए। इस बात के लिए पार्टी हमेशा वॉच आउट करती रहती है, यानी सतर्क रहती है। अगर आप वॉच आउट करते हो तो आप सतर्क रहते हो। जैसे when you are crossing the road, you must watch out when you are crossing the road, you must watch out when you are crossing the road। मतलब जो आप रोड क्रॉस करते हो तो सतर्क रहो, यानी लेफ्ट राइट देखते रहो कुछ कहीं से आ तो नहीं रहा।
तो वॉच आउट ऐसे करके चिल्ला के बोलते हैं जब किधर से गाड़ी आ रही होती है, कोई क्रॉस कर रहा होता है तो ध्यान दो ध्यान दो। ओके, तो हिंदी शब्दों पे मत अटकिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि हिंदी के शब्द उस कॉन्टेक्स्ट के लिए होते हैं, फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरे शब्द हो जाएंगे, मीनिंग एक ही रहेगी। अगर मैंने यहाँ वॉच आउट फॉर इरोजन कहा, तो जब आप क्रॉस करते हैं रोड, देन यू वॉच आउट फॉर एनी कमिंग व्हीकल्स। मैं सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे यहाँ लिखा है द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन, राइट? एंड व्हेन यू क्रॉस द रोड यू ऑलवेज वॉच आउट फॉर ए कमिंग व्हीकल, राइट? आप जब भी क्रॉस करते रोड तो क्या देखते हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, यू वॉच आउट फॉर, जैसे हाँ फॉर लिखा है वैसे मैंने फॉर बोला, इरोजन की जगह मैंने कहा कमिंग व्हीकल, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है उससे बच रहे हैं, और ये इरोजन तो नहीं हो रहा इससे बचना चाहते हैं, राइट? तो सिमिलर आइडियाज हमेशा समझिए कैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाता हूं मैं और कैसे वर्ड्स को अरेंज करता हूं। द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन ट्रिगर्ड बाय कास्ट मोबिलाइजेशन, और ये इरोजन किस चीज से ट्रिगर होगा? कास्ट मोबिलाइजेशन से ट्रिगर होगा। ट्रिगर होना मतलब आप समझते हैं ना, कोई चीज को होने लग जाना उसको ट्रिगर कहते हैं, राइट? तो ट्रिगर को बहुत तरीके से बोलते हैं, डोंट ट्रिगर मी, समथिंग ट्रिगर्स मी। व्हाट ट्रिगर्स मी इज व्हेन पीपल ट्राई टू शो दैट देयर रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स। आई डोंट माइंड पीपल हु आर रिलीजियस, जो रिलीजियस लोग हैं मुझे टेंशन नहीं देते, लेकिन जब कोई ये बोलता है माय रिलीजन इज द बेस्ट, तो मुझे वो ट्रिगर करता है, फिर मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि कैसे बेस्ट है बताओ, राइट? तो ऑब्वियसली ट्रिगर होना, तो ट्रिगर होना एक अलग है, इमोशनली एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, ट्रिगर हो जाना। तो यहाँ इरोजन ट्रिगर मतलब कि स्टार्ट हो जाए, वोट कटना शुरू हो जाए, किस वजह से? कास्ट मोबिलाइजेशन से। बाय रीड्राफ्टिंग मिस्टर कुमार को दोबारा अपने अंदर ले अपने यहाँ शामिल करके, द बीजेपी हैज डिफैंग द लिमिटेड पोटेंसी। डिफैंग ये कहां से आता है? डिफैंग, पहले फैंग समझिए, फैंग क्या होता है? सांप के दांत देखें, चार ऐसे, जो जब मुंह खुलता है जिससे काटता है आपको, ठीक है, उसको फैंग कहते हैं, ठीक है, सांप के दांत, फैंग्स। ओके, तो डी फैंग मतलब उसको हटा देना, फैंग को हटा देना, यानी दांत कुचल देना, यानी सांप का फन कुचल देना, हिंदी में कहेंगे। द बीजेपी हैज डिफैंग द लिमिटेड पोटेंसी। अब बताइए, कोई सांप है, कोई दांत है, सच में नहीं, तो इसी को कहते हैं फिगरेटिव यूज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, ऑफ वर्ड्स। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो आप हिंदी बोलने वाले लोग जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको लगता है हर एक चीज की एक हिंदी होती है। आप सबसे पहले समझेंगे उसका लिटरल मीनिंग, उसके बाद अपना इमेजिनेशन यूज करेंगे इस जगह पे आकर के जहां पे आप एडिटोरियल स्टोरी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई बच्चों की कहानी नहीं लिखी है दूसरे तीसरे क्लास की कि वर्ड्स बस वैसे यूज होंगे जो उनकी लिटरल मीनिंग होती है, आपको आगे सोचना पड़ता है। तो हैज डिफाइंड द लिमिटेड पोटेंसी, पोटेंसी वर्ड आता है पोटेंट से, पोटेंट मेडिसिन इज पावरफुल मेडिसिन, मेडिसिन, और पोटेंसी उसका पावर है, नाउन, पोटेंट एडजेक्टिव, पोटेंसी नाउन। तो जो थोड़ा बहुत पोटेंसी था, जो थोड़ा बहुत पावर था, दैट वाज लेफ्ट इन हिज सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, उसको भी डिफाइन कर दिया है बीजेपी ने। बाय रीड्राफ्टिंग मिस्टर कुमार को रीड्राफ्ट करके बीजेपी हैज डिफाइंड द लिमिटेड पोटेंसी दैट वाज लेफ्ट इन हिज सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। जो थोड़ा बहुत पावर पोटेंसी बची हुई थी उनके सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स में, नीतीश कुमार के, उसको भी डिफैंग कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया है बीजेपी ने। द बीजेपी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द रीअलाइनमेंट। इस रीअलाइनमेंट के सबसे ज्यादा बिगेस्ट बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब वो इंसान, वो पार्टी जिसको फायदा मिले, ठीक है, बेनिफिशियरी, ठीक है, जिसको फायदा मिले वो बेनिफिशियरी होता है, ये नाउन है बेनिफिशियरी। ओके, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, बीजेपी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द रीअलाइनमेंट। इस रीअलाइनमेंट में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है इन बिहार में। While the biggest loser might be मिस्टर कुमार himself, जबकि मिस्टर कुमार खुद ही सबसे बड़े लूजर साबित हों, आरजेडी को उतना नुकसान ना हो जितना मिस्टर कुमार खुद नुकसान उठाएं इस रीअलाइनमेंट से, ऐसा लोगों का मानना है। कई लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि मिस्टर कुमार के दिन खत्म, हिज पॉलिटिकल बेस इज बीइंग रेडेड, उनका पॉलिटिकल बेस पे रेड किया जा रहा है। अभी ये क्या सच में रेड किया जा रहा है? सोचिए फिर से, कई वर्ड्स ऐसे आएंगे जहां पर आपको अपना इमेजिनेशन यूज करना होगा। रेड करना मतलब आपको पता है छापा मारना, राइट? तो कौन छापा मार रहा है? सच में छापा मारा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है कि उनके जो पॉलिटिकल बेस है, उनके जो वोट्स हैं, अब वो सोचेंगे कि भाई ऐसा, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है। एंड हिज लेगेसी स्टैंड्स बिस्मर्च्ड, ये नए वोकैबुलरी है। लेगेसी मतलब आप समझते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं लेगेसी मतलब क्या? लेगेसी होता है जो कुछ बचा है पीछे से, ठीक है। जैसे भारत में पहले कितनी ज्यादा
अनुसंधान हुआ करते थे, कई चीजों के बारे में आपको भारत में मिलेगा। जैसे अंतरिक्ष के बारे में भारत पास्ट में बहुत कुछ जानता था जो वेस्ट नहीं जानता था। तो इंडिया हैज अ रिच लेगेसी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमी, राइट। इंडिया हैज अ रिच लेगेसी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इस तरह से लेगेसी बोलते हैं। लेगेसी एक और चीज को बोलते हैं, अगर आपके दादा चाचा कोई कुछ पैसा वैसा छोड़ के गए, संपत्ति वगैरह छोड़ के गए, तो उन्होंने आपके लिए एक लेगेसी छोड़ा है, ठीक है। और लेगेसी सिर्फ पैसा कौड़ी नहीं होता, वो गुण, वो क्वालिटीज, वो वैल्यूज भी होते हैं जो कोई पीछे छोड़ के जाता है। इसीलिए बात होती है महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी की। महेंद्र सिंह धोनी क्या छोड़ के गए हैं टीम में? वो तो चले गए, तो अकेले निकले हैं, लेकिन उन्होंने टीम में कुछ वैल्यूज डाल दिया था, वो वैल्यूज अभी भी काम कर रहे हैं, राइट। तो लेगेसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो बीजेपी ने उनके लेगेसी को ना खराब कर दिया है नीतीश कुमार के। क्या लोग बात करेंगे? जेडीयू अगर बचेगी पार्टी नीतीश कुमार के पास, तो लोग क्या बोलेंगे? ये पार्टी कभी इधर कभी उधर हो रही थी, राइट। तो उनकी लेगेसी जो है स्टैंड्स बिस्मर्ज्ड। बिस्मर्ज करना मतलब क्या होता है? बिस्मर्ज करना मतलब होता है उस पे इल्जाम लगाना, बुरा भला बोलना, बदनाम करना। तो उनकी लेगेसी, हिज लेगेसी स्टैंड्स बिस्मर्ज्ड। आप समझ जाइए कि उनकी लेगेसी को क्या धक्का लग रहा है जो वो कर रहे हैं उसकी वजह से। बट ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो अभी भी चीफ मिनिस्टर है। एंड नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर टू हिम। बाकी कुछ उनके लिए मायने नहीं रखता। नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर टू हिम। तो अभी इसमें वोकैबुलरी सिखाना पड़ेगा। मैटर टू समबॉडी, कोई किसी चीज के लिए मायने रखना। नथिंग एल्स, और कोई चीज, सीम्स टू मैटर टू हिम, उनके लिए और कोई चीज मायने रखते हुए नहीं दिख रही है कि बस चीफ मिनिस्टर बने रहना है। और कई लोग इस बात के बारे में 100% सही कहेंगे कि उनको बस चीफ मिनिस्टर बने रहना है। इट इज नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा, हंसाने के लिए और ह्यूमरस लिखा है। बट इट इज हैप्पीली प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि कहा जा रहा है साफ साफ कि जेडीयू का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बस अभी खुश है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। मैं अपनी तरफ से एक बात बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी और जेडीयू साथ रहेंगे, और उसके बाद वो एक साथ पॉलिटिक्स कर करके इलेक्शन लड़ करके अच्छे खासी सीटें जीतेंगे। और उसके बाद जेडीयू को सिर्फ एक सेंटर में कोई जगह दी जाएगी, यानी कि नीतीश कुमार को एक सेंटर में जगह दी जाएगी, और उनके साथ राज्य में इलेक्शन लड़े जाएंगे, लेकिन बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर डालेगी। नीतीश कुमार 2025 में चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल के डेट में, कल किसी और वीडियो के साथ, किसी और अगले रिकॉर्डिंग में, मतलब एडिटोरियल स्टोरी के साथ दोस्तों। और क्या आपको लगता है इतने डिटेल में पढ़ाए गए वीडियोस को 100-50 व्यूज मिलने चाहिए? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको लगता है कि इसको ज्यादा व्यूज मिलने चाहिए, तो प्लीज शेयर, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू, बाय बाय।